तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर मानो मैं एक वायर की बात करूं, तो वायर के अंदर चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लगाऊं या फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ना लगाऊं, इलेक्ट्रॉन्स की तो वेलोसिटी होनी चाहिए ना बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स तो देखो ना कितने छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इतने छोटे पार्टिकल्स तो रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी गेन करके ही मूव करने लग जाएंगे। तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस चाहे हो या ना हो, इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी जरूर रहेगी। लेकिन फर्क बस इतना है कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी होने के बावजूद करंट नहीं आता है, और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब फिर बाद में इस मोशन की वजह से करंट आ जाता है। सो बेसिकली what we are discussing right now is that let us not talk about the velocity of an electron. Let us talk about the velocity of the collective motion of the electron. तो जो वेलोसिटी की वैल्यू मुझे कलेक्टिव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को स्टडी करके उस वायर को देनी पड़ेगी कि इस वायर के अंदर कलेक्टिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इतनी वेलोसिटी है, बस उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो वहां पर डिफाइन थोड़ी करना है, मतलब समझ गए ना तुम लोग। जैसे कि अगर मानो मैं गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूं कि गैस मॉलिक्यूल की मेरे पास एक गैस है जो ना एक बीकर के अंदर भरी हुई है, बीकर के अंदर नहीं, जो मानो एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर भरी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, लेकिन मानो अगर मुझे कलेक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को देख के अगर उस गैस को मुझे एक वेलोसिटी देनी हो तो उसको हम लोग आरएमएस वेलोसिटी देते हैं, आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पर है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी तो है ही, लेकिन एक वायर के अंदर कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे हैं, अगर उस कलेक्टिव मोशन को मुझे कोई वेलोसिटी देनी हो दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई कैन से कि भाई पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी है नहीं, बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कि मानो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाती हूँ तो देखना, अगर मानो मैं पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊं, इलेक्ट्रॉन तो अब भी मूव कर ही रहा है ना। मानो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अब भी तो मूव कर ही रहा है ना। फर्क बस इतना है बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होगी, कैसे भी मूव करेगा। सो आई कैन से कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं लगा रही हूं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। कि अगर मानो मैं कलेक्टिव मोशन, नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करूं तो वो यहां से लेके यहां तक नहीं मूव किया, दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी वजह से कोई करंट नहीं आ रहा है। अब मानो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के लगाओगे ना बच्चों। तो मानो तुमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसका मतलब क्या कि मानो अगर मैं अब की बार एक और इलेक्ट्रॉन लूं तो मैं ये नहीं बोलेगी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, नहीं, इतना अच्छा नहीं हुआ ये इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। लेकिन अब जब तुम इसके मोशन को कंसिडर करोगे ना तो तुम लोगों को दिखेगा कि भाई कुछ तो चेंज आया है, कि देखो अब भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, माना, लेकिन इसका जो नेट मोशन है वो नेट मोशन तुम लोग एक डायरेक्शन में बता पाओगे कि भाई यहां पर पहले भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, बाद में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है। यहां पर बस ये है कि नेट डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉन का डिफाइन नहीं कर पाते यहां पर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है भले अब भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, लेकिन जो भी है तुम लोग इस डायरेक्शन में इसके नेट मोशन को देख पा रहे हो ना। तुम बोल सकते हो ना कि हाँ भाई कुछ टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से लेके यहां तक चला जाएगा। तो आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले भी थी अब भी है, फर्क बस इतना है पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन डिफाइन नहीं था, रैंडमली जिगजैग मोशन शो कर रहा था जिसको ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी। अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहां पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे, यहां पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। ना पहले स्ट्रेट लाइन मोशन था ना बाद में स्ट्रेट लाइन मोशन है, बस पहले नेट मोशन एक डायरेक्शन में नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद मैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, मुझे देखने में पता लगेगा कि हाँ भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड द वायर। चाहे मैं वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊं या फिर लगाऊं तो बेटर है ना, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिखने से बेटर है डायग्राम में करा दो, देखो तुम्हें डायग्राम में सब पता लग रहा है। तो ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर मैं एक और कंसेप्ट की बात करूं जिसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम, तो तुम देखो ना यार, हम लोग यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एक वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोलाइड भी कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाऊं
तो कोलिजन नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो कोलिजन होने लग जाएगा, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। सो आई कैन से कि यहाँ पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन, और अगर मानो मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बार बार या तो वॉल ऑफ द वायर्स है, या फिर इस वायर के अंदर जो और इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ कोलाइड कर रहा है। तो जो एवरेज टाइम है दो कोलिजन्स के बीच में, दैट इज इट, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, देखो हम लोग ये बोलते नहीं है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, वो यहीं से एक्सप्लेन होता है कि भाई देखो अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी चेंज आएगा। ध्यान से देखना, अभी जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ वो एक कंडक्टर के लिए कर रही हूँ। रेजिस्टर भी एक कंडक्टर ही होता है, इंसुलेटर नहीं होता। रेजिस्टर के अंदर से करंट जा पाता है ना, भले उसकी रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली बड़ी होती है, लेकिन है तो कंडक्टर ही ना। रेजिस्टर भी कंडक्टर ही होता है, इंसुलेटर नहीं होता। तो अगर मैं कंडक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट चेंजिंग सिग्निफिकेंटली। व्हाट इज चेंजिंग सिग्निफिकेंटली इज कि जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो तेजी तेजी से मूव करेंगे। तो तेजी तेजी से मूव करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है रेट ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएगा, कि भाई कोलिजन पहले भी हो रहा था, कोलिजन बाद में भी हो रहा है, बस अब जितनी जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है वो जल्दी जल्दी हो गया, तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया। रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया, इसका मतलब जो टाइम गैप है दो कोलिजन के बीच में, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं तुम लोगों को मैथमेटिकली भी दिखाने वाली हूँ कि कैसे जो टाउ है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी दिस इज द कंसेप्ट that when we increase the temperature of the conductor, the resistance increases. Why? Because the number of collisions happening in 1 second are being affected. तो ये मेरा कंसेप्ट आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का। अब देखो अगर मानो मैं तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन बताऊं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, सो आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू टीच ऑल ऑफ यू एनी काइंड ऑफ डेरिवेशन। मैं सारी डेरिवेशन स्किप करा सकती हूँ, गिवन आज 10 अप्रैल है और तुम्हारा एग्जाम 5 मई को है, बट स्टिल कुछ कुछ डेरिवेशंस में नहीं स्किप करवाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा ईजी और कंसेप्चुअल है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से ना सोच के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का इस्तेमाल करो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ये वाली वैल्यू 0 थी। सो आई कैन से कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो टाइम मल्टीप्लीकेशन में है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। इस तरीके से तुम लोग वहां पर क्विकली डिराइव कर सकते हो। अगर मानो तुम लोग ये जो फाइनल इक्वेशन है, तुम अगर उस फाइनल इक्वेशन को अगर भूल भी जाते हो तो एक्सेलरेशन आ गया फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो तुम्हारे पास आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द इक्वेशन। ध्यान से देखना, मैं इस इक्वेशन की मैं बात कर रही थी। तो ये मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया है, छोटी सी कंसेप्चुअल डेरिवेशन दे दी है, ताकि तुम लोग क्विकली डिराइव कर सको और तुम्हारी मेमोरी के ऊपर ये ना बेस्ड हो कि तुमसे वो जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तुम्हें निकालना आना चाहिए। तो ये है वो इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ को रिलेट कर सकते हैं कि भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव साइन यहाँ पर ये भी सिग्निफाई कर रहे हैं। कभी भी अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन हो जहां पर राइट हैंड साइड में एक वेक्टर हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर हो और नेगेटिव साइन हो, तो नेगेटिव साइन ये बताता है ना कि मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मुझे यही बता रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों क्या है, दोनों मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये जायज सी बात भी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो ऐसे फोर्स लगेगा ना। सो आई कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। जिनको डेरिवेशन का रिपीटेशन चाहिए रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी दिस इज द इक्वेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट। चाहे तुम रट लो अगर तुम्हें रटना है, या फिर अगर तुम कंसेप्चुअली इसको डिराइव कर सकते हो सो दैट इज द बेस्ट वे। दूसरी मेरे पास जो इक्वेशन आ जाती है जो मुझे हेल्प करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को रिलेट करने में, जिसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं गिवन 10 अप्रैल 5 में, तो वो वाली इक्वेशन है मेरे पास ये, कि ये वाली इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिंक कर पा रहे हैं। ये वाली इक्वेशन की हेल्प से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो कि मानो अगर मेरे पास एक वायर हो, ठीक है, उस वायर के अंदर जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर उसकी वैल्यू स्मॉल n है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, है ना। E is the electronic charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So this is how we relate the current in the wire with the drift velocity in the wire. अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो यही इक्वेशन तुम्हें वन ऑफ द ऑप्शंस में दिख जाएगी, या तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड आएंगे। जैसे कि मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं कि भाई मेरे पास ना इस तरीके से एक वायर थी, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक वायर थी, तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर है, और क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है दो पॉइंट्स को लिंक करो, एक ये वाला पॉइंट जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, दूसरा ये वाला पॉइंट जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4a है। तो तुम्हें बोला हुआ है अगर यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू n है और यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अगर 4n है, तो तुमसे पूछा हुआ है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालो। तो अभी हम लोग इतने सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और हम लोगों ने उतने सारे चैप्टर्स में ये क्वेश्चन टाइप देखा हुआ है कि भाई अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, तो ऐसे होगा तो कैसे होगा, तो रिलेट करो ना ऐसे और ऐसे को, कि अगर ऐसे हो रहा तो ऐसे हो रहा है, तो दोनों को रिलेट करो ना। तो तुम अगर मुझे एरिया का कंपैरिजन देके, स्मॉल n का कंपैरिजन देके अगर आप मुझसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंपैरिजन पूछ रहे हैं, तो मुझे इन सबको रिलेट करना पड़ेगा। तो रिलेट करंट की हेल्प से कर दो ना, सीरीज में ही तो हैंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि वायर की एक जगह 6 एम्पियर का करंट है, दूसरी जगह 10 एम्पियर का करंट है, करंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। कि मानो अगर यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ पर भी करंट आई है, तो अगर मानो मैं ये वाली इक्वेशन ले लूं NaEVd, तो पहले और दूसरे पॉइंट के लिए करंट की वैल्यू सेम है, पहले और दूसरे पॉइंट के लिए E की वैल्यू सेम है, तो तुम बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दिस केस इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। खत्म। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इक्वेशन दैट Vd1 by Vd2 इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय N2A2 by N1A1। तो अगर पहले वाले की नंबर डेंसिटी n है, दूसरे वाले की नंबर डेंसिटी 4n है, अगर पहले वाले की एरिया a है तो दूसरे वाले की एरिया 4a है, 16 by 1 गिव्स मी द आंसर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, वेक्टर्स ही नहीं है ना। देखो टॉपिक्स इजी हैं वो अलग, वेक्टर्स ही नहीं है ना। तो जिस चैप्टर के अंदर वेक्टर ना हो तो वो तो कुदरती इजी हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन तो मैं कराती हूँ। मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक और वायर है, ठीक है, वो जो वायर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, जहां पर दो पॉइंट्स को कंपेयर करने को बोला है। तुम्हें बोला गया है कि यहाँ पर एरिया ए है, यहाँ पर एरिया 3a है। तो अगर मानो दोनों जगह नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अब की बार तुमसे पूछा हुआ है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E2 है, तो दोनों के बीच में रेशियो निकालो। ऑलवेज टेक द डायरेक्ट अप्रोच कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी एक ही इक्वेशन में आया है, वहीं से सॉल्व होगा, हम नहीं जानते कैसे सॉल्व होगा लेकिन वहीं से सॉल्व होगा। हमारे पास एक ही इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मानो मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों जगह टाउ की वैल्यू सेम है, दोनों जगह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है, तो तुम देख पा रहे हो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बेसिकली तुमसे पूछा हुआ है पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना है, मतलब तुम ये निकाल लो पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका क्या रेशियो है।
तो तुम देखो ना बच्चों, सेम ही तो वायर है, वायर सेम है तो करंट भी तो सेम ही होगा ना, कि मानो अगर यहां पर करंट आई है तो यहां पर भी करंट आई है। तो अभी तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स को लिंक करना है, दोनों पॉइंट्स के करंट को तुम लिंक कर पा रहे हो, सेम है, दोनों पॉइंट्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तुम रिलेट कर पा रहे हो, दोनों पॉइंट्स के नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तुम रिलेट कर पा रहे हो। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, number density of the electrons and area? You only have one equation. There are no two equations to get confused between. एक ही इक्वेशन है, I इज इक्वल टू NaEVd। याद रखना ये वाली इक्वेशन प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे कहीं नहीं आएगी, सिर्फ इसी टॉपिक में आएगी, लेकिन इस टॉपिक के लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो तुम बोलोगे कि भाई अब की बार तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए करंट की वैल्यू सेम है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम है और E की वैल्यू भी सेम है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये वाली वैल्यू सेम है, सो ऑब्वियस सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो Vd1 by Vd2 it is going to be given by A2 by A1। तो देखो अगर पहले वाला एरिया A है तो दूसरे वाला एरिया आ गया 3A, वैल्यू कितनी आ गई 3/1। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन करा दिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते। देखिए, हाँ जी, आगे मेरे पास आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम को रेजिस्टेंस की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। ये तीन रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो अगर मैं बोलूं तो याद ही कर लो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय NaE स्क्वायर टाउ, लेकिन बहुत ही छोटी और कंसेप्चुअल डेरिवेशन है तो मैं बता देती हूं कि तुम्हें R और टाउ को लिंक करना है। टाउ इज रिलेटेड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द करंट। तो मैं I और R को लिंक करने से शुरुआत करती हूँ। तो मेरे पास I और R को लिंक करूं तो V इज इक्वल टू IR मेरे पास आ जाता है। जिनको डेरिवेशन की रिपीटेशन चाहिए रिकॉर्डिंग देख लेना, जिनको स्किप करनी है सिर्फ चाहे फॉर्मूला याद कर लेना। ये फॉर्मूला आगे कहीं नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने सोचा कि V इज इक्वल टू IR से ही सॉल्व करती हूँ। अब जो मेरे पास करंट है, देखो करंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके आना चाहती हूँ क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही टाउ आएगा। तो करंट हो गया मेरे पास NaE Vd और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने लिख दिया एज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाय M। Potential difference in the wire is going to be given by electric field in the wire multiplied by the length of the wire। तो EL की वैल्यू आ गई NaE स्क्वायर कैपिटल E टाउ कैपिटल R बाय M। रीअरेंज कर दो, R की वैल्यू आ गई ML by NaE स्क्वायर टाउ। The mathematical proof that the resistance of the wire is going to be inversely proportional to the relaxation time। ये मैं तुम लोगों को बता रही थी कि बहुत ही ज्यादा इजी डेरिवेशन है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। बाकी ये इक्वेशन याद रखो भाई, अगर तुम्हें डेरिवेशन नहीं पसंद आ रही है, तुम्हें डेरिवेशन डिफिकल्ट लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रट लो ये वाली इक्वेशन। इन इक्वेशन का आगे कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये इक्वेशन यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो तुम देखो, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया भी था कि टाउ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये आ गया तुम्हारे पास मैथमेटिकल प्रूफ। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तेल नहीं है ना बालों में, देखो है ना। अब यहां से तुमसे रेजिस्टिविटी भी पूछी जा सकती है, या फिर लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस। मानो मैं तुम लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन देखना। मैंने तुम्हें बोला कि रेजिस्टिविटी को टाउ के टर्म्स में लिखो, कंडक्टेंस को टाउ के टर्म्स में लिखो, कंडक्टिविटी को टाउ के टर्म्स में लिखो। राइट ऑल ऑफ देम इन द टर्म्स ऑफ टाउ। क्वेश्चन, राइट ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ टाउ, इन टर्म्स ऑफ टाउ। तो या तो याद रख लो बच्चों कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन तो आनी चाहिए है ना। अब इनकी जो इक्वेशन है वो याद रखने वाली नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन अगर डिराइव नहीं कर सकते तो याद कर लो। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द टाउ। अब अगर सबसे पहले अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, व्हाट इज दिस कंडक्टेंस?
तो कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास NaE² टाउ बाय ml। अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, तो तुम देखो ना बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो जब हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइड, जब हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं एज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, तो वो समथिंग ही रेजिस्टिविटी होता है ना। कितना जेन्युइन है ये, तुम देखो ना, वो जो समथिंग है मेरे पास, वो समथिंग रेजिस्टिविटी होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहां से तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गया कि भाई अगर मैं रेजिस्टिविटी को लिखना चाहूं तो रेजिस्टिविटी मेरे पास आ गया m डिवाइडेड बाई NE² टाउ। ये आ गया रेजिस्टिविटी। अब अगर तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी आ गया, सो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी तुम्हें कंडक्टिविटी दे देता है। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये वाली वैल्यू आ गई कितनी? NE² टाउ बाय m। ना ये याद रखना है, ना ये याद रखना है, ना ये याद रखना है, ये जरूर याद रखना करना चाहूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, जीजी मैम से पढ़ना चाहता है, एनडी सर से पढ़ना चाहता है, तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे तुम लोग ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर तुम महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले लो, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर विक्ट्री 3.0 का बैच ले लो। अगर तुम TC लाइव कोड लगाते हो तो तुम लोग देख पा रहे हो उसका ऑफ तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो।